साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया आज पुनः इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं और कुछ समसामयिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हुए हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के द्वारा संचालित वन तारा के बारे में भी। लेकिन कुछ आज यानी कि एक तरह से जो बातें हैं देश और दुनिया के संदर्भ में, साथ ही साथ हमारे जो है देश के संदर्भ में, उन बातों के ऊपर चर्चा करते हुए हम इस विषय के ऊपर आएंगे। साथियों, आज जो है भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ की सीमा है वो बढ़ाकर अब 50% कर दी गई है, यानी 50% टैरिफ लागू हो गया है। अब इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा जो है वो मंदी आने की संभावना है। जिन वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, वो वस्तुएं पहले जहां पर टैरिफ 3% हुआ करता था, वो बढ़कर पहले जो है 7 अगस्त को 25% हुआ और आज 27 अगस्त को वो बढ़कर अब 50% हो गया है। यानी जिन वस्तुओं का आयात हम लोग अमेरिका को करते हैं, अब वो अमेरिका में 50% ज़्यादा महंगी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो फिर उसका प्रोडक्शन है वो भी डाउन आता है, प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम होता है तो उस कार्य में लगे हुए जो वर्कर्स हैं उसमें भी छटनी की जाती है, उसमें कमी होती है। तो इस दृष्टि से अब भारत में यानी कि एक तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जिन्होंने 2014 में ये वायदा किया था कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 11 साल में उनको 22 करोड़ रोजगार देना चाहिए था। वो 22 करोड़ छोड़िए, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार भी अब तक जो है जनरेट नहीं किए, बल्कि जो रोजगार जो थे वो रोजगार भी यानी कि एक तरह से जो है वो खत्म होते चले गए। और आज स्थिति ये है कि देश जो है वो धीरे धीरे जो है आर्थिक संकट की ओर जो है वो बढ़ रहा है। देश अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो विश्व में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें झूठे आंकड़े हैं वो सरकार के द्वारा, और जो ये प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, इसके द्वारा यानी कि एक तरह से जारी किए गए, देश की जनता को गुमराह किया गया। और आज स्थिति यह है कि हमारी जो ग्रोथ है एक जो है वो 7 से 8, 8.5% तक थी। आज वास्तविक यदि तथ्यों और आंकड़ों की अगर जांच करें तो ये जो आंकड़े जो सरकार के द्वारा जो प्रसारित किए जाते हैं शायद उनसे बहुत नीचे है वो मिलेगी। यदि उस समय की स्थिर मूल्यों के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो ये जो ग्रोथ रेट है वो डाउन में जाएगी। तो साथियों, ये स्थिति जो है वो देश की पैदा कर दी गई है, और ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से आज हमारे सामने ये संकट पैदा हो गया है कि हमने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर इस विश्वास के साथ में बैठाया था कि वो इस देश के लिए अपने आप में कुछ बेहतर करेंगे, उन्होंने जुमलों के अलावा और इस देश को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। पिछले जो है 11 सालों में देश की स्थिति क्या हो गई। सरकारी क्षेत्र में देखें तो आपका जो BSNL है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बिक चुका है। आपका जो रेलवे है उसकी स्थिति आप यानी कि एक तरह से देख सकते हैं, बहुत सारा सेक्टर है वो बेचा जा चुका है। आपकी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन खुद की उसके पास में जो है अपनी एयरलाइन नहीं है, इस एयरलाइन को भी जो है सरकार के द्वारा बेच दिया गया है। और बड़ी बड़ी यानी कि एक तरह से जो प्रॉफिट में चलने वाली जो कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां थी, महानवरत्न कंपनियां थी, जिससे यानी कि एक तरह से जो है देश में रोजगार जनरेट होता था, आज वो जो है रोजगार वो खत्म हो गया है। और विशेष रूप से इसका जो प्रभाव है वो निचले तबका है उसके ऊपर विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। आज उनके लिए यानी कि एक तरह से अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो जीना जो है वो मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो देश है उसको धकेल दिया गया है। और जो अमित शाह कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी है वो अगले 50 साल तक जो राज करेगी, तो ये सवाल पैदा होता था कि जो सरकार प्रत्येक मोर्चे के ऊपर फेल हो रही हो वो 50 साल तक राज कैसे कर सकती है। लेकिन इस राज का भी पर्दा है वो फांस हो गया है, और इसका जो ये जो है इनका जो राज है वो खुलकर सामने आ गया है कि जिस प्रकार से
जो है वोटों की चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस प्रकार से इनका दुरुपयोग हुआ है, उनको खरीद लिया गया है या उनके ऊपर जो है या उनमें जो है अपने ऐसे लोगों को जो है पिछड़ा को लोगों को बिठा दिया गया है जो उन संवैधानिक संस्थाओं की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। और एक सरकार या एक व्यक्ति की यानी कि एक तरह से इमेज को बनाए रखने के लिए, झूठी इमेज बनाने के लिए जो है इनका जो है पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है और संवैधानिक संस्थाएं वो पतन की ओर गिर रही है। जनता जो है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से जो विश्वास है वो इन पर खोती जा रही है। आज चुनाव आयोग की साख है वो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से धरातल पर आ चुकी है। जिस चुनाव आयोग का यानी कि एक तरह से जो इसकी साख का हवाला है वो विश्व में दिया जाता था, उसका डंका बजता था, आज वो चुनाव आयोग है वो कटघरे में है। चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। बिहार में जो SIR का जो मामला जो सामने आया है उसमें किस प्रकार से 65 लाख वोटों को काटा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें बहुत सारे जो गलत पते के ऊपर जो है या जो है गलत जो लोग हैं उनको जो है उसमें वोटर लिस्ट में डाला गया ताकि एक राजनीतिक पार्टी को जो है इसका फायदा मिल सके और जो फायदा है वो उसको पहुंचाया जा सके। तो ये स्थिति आज देश में बना दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अब देश की जनता क्या करे? देश की जनता के लिए अपने आप में यानी कि एक तरह से ये बहुत बड़ा ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि जिस सरकार को हमने एक अरमान के साथ में हमने स्थापित किया था कि ये इस देश को जो है वो अपने आप में जो है ऊपर लेकर जाएगी, यहाँ पर जो है रोजगार के संसाधन है वो जनरेट होंगे, देश जो है खुशहाल बनेगा, देश समृद्ध होगा, आर्थिक दृष्टि से हम प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन आज ये जो दावे हैं सारे जो है वो धूमिल होते दिखाई दे रहे हैं। आज देश का जो युवा है, जो शिक्षित जो युवा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो ये रिक्रूटमेंट करने का काम करती है, जो भर्ती प्रक्रिया को जो संपन्न करने का काम कर रही है, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। उनकी जो साख है वो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से गर्त में है वो चली गई है। तो ऐसी स्थिति में अब देश किस दिशा में जा रहा है ये हमें सोचना होगा, देश की जनता को सोचना होगा और ऐसी सरकारों को सत्ता से उखाड़कर और इस भारत देश को जो है वापस जो है पटरी पर लाना होगा। और जो सपने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो संजोए थे कि देश जो है वो अपने आप में प्रोग्रेस करे और एक वेलफेयर स्टेट के रूप में जो है आगे डेवलप हो, तो इस रूप में यानी कि एक तरह से जो है देश को प्रस्थापित कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर यानी कि एक तरह से आप हम सब लोगों को विचार करना होगा। साथियों, अभी एक यानी कि एक तरह से महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन कारपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने का जो काम है वो मोदी जी के द्वारा किया गया था, उसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि अनिल अंबानी, जिसको राफाल डील अर्थात रक्षा सौदों से संबंधित जो बड़ी डील है उसमें शामिल करवाया था हमारे इसी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आज स्थिति ये है कि जो लोन उनको मिला था उसमें उस लोन के दुरुपयोग का आरोप उनके ऊपर लगा। पहले जो है SBI ने लगाया, फिर बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया, अब धीरे धीरे दूसरे यानी कि एक तरह से जो है वो भी सामने आ रहे हैं और आएंगे। आज अनिल अंबानी के कई ठिकानों के ऊपर जो है वो छापे पड़े हैं, ED CBI के द्वारा जो है उनसे लंबे जो है वो जांच की गई है। और इतना ही नहीं कि जो मुकेश अंबानी है, जिसके जो खास है वो माने जाते थे मोदी जी जो है मोदी जी के, और मोदी जी ने जो है जब रिलायंस को ख़त्म किया, BSNL को ख़त्म किया और जब रिलायंस को यानी कि एक तरह से जियो को जो है उन्होंने जब आगे बढ़ाया, तो जियो का जो जब उन्होंने जो प्रचार प्रसार मोदी जी ने किया था, तो मोदी जी का जो जियो को प्रमोट करने की दृष्टि से फ्रंट पेज के ऊपर अखबारों में नाम है वो आया था उनका, यानी कि एक तरह से जो चित्र है वो पब्लिश हुआ था। इतना ही नहीं, उस जिस जियो को प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के द्वारा जो है सरकारी तंत्र को ख़त्म किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि और दूसरे अन्य जो प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन एजेंसियां हैं या जो सेक्टर है, शायद उनको भी यानी कि एक तरह से उतना जो है वो प्रमोट नहीं किया। लेकिन आज उसी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का जो वनतारा है, उस वनतारा की जांच के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में
जो है एक SIT जो है वो गठित की गई है। और इस वन तारा का यानी कि एक तरह से जो पूरा नाम था वो था वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर वन तारा। और इसकी जांच के लिए जो 4 सदस्यीय जो SIT गठित की गई है, इसमें जिन 4 लोगों को इसमें शामिल किया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे चेलामेश्वरम का, जो कि यानी कि एक तरह से इसके जो है वो अध्यक्ष हैं। दूसरे जो है इसमें है जस्टिस राघवेंद्र चौहान। राघवेंद्र चौहान ये पूर्व न्यायाधीश है उत्तराखंड और तेलंगाना उच्च न्यायालय के। तीसरा जो नाम है वो है हेमंत नागराले का, जो कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त है, वो रह चुके हैं। और अगला जो नाम है वो है अनीश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कस्टम। ये जो 4 जो लोग हैं ये SIT में जो है वो इसमें रखा गया है। और ये जिन 10 बिंदुओं की जो जांच करेंगे, अभी वन तारा को लेकर आपको पता है कि बहुत सारे जो है सवाल है वो खड़े हुए थे। वन तारा के ऊपर जो है कई प्रकार के यानी कि एक तरह से आक्षेप है वो मोदी जी के ऊपर लगे थे, मुकेश अंबानी के ऊपर और अनंत अंबानी के ऊपर लगे हैं। और ये भी सामने आया था कि इसमें यानी कि एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित यानी कि एक तरह से जो बातें हैं वो भी आई है। इसके अलावा जो है जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों के संदर्भ में जो एक तरह से एक लॉ बना हुआ है उसका भी इसमें वोयलेशन हुआ है। बहुत सारे जो है इसमें जो है वो प्रश्न है वो खड़े हुए थे। तो जिस प्रकार से आज ये तल की है ये मुकेश अंबानी या अंबानी परिवार और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, उसी का परिणाम है कि अब ये जो है एक तरह से अब अंबानी परिवार के ऊपर, अनिल अंबानी के ऊपर तो छापे पड़े ही हैं और साथ ही साथ अब जो है मुकेश अंबानी को भी टाइट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति है वो एक तरह से गंभीर दौर से गुजरने वाली है और साथ ही साथ यानी कि एक तरह से बहुत सारे मोड़ इसमें आने वाले हैं। तो साथियों जो 10 बिंदु जो SIT जांच के लिए निर्देशित किए गए हैं वो निम्न अनुसार है। नंबर फर्स्ट है, पहला जो बिंदु है वो है जानवरों की प्राप्ति, अर्थात भारत व विदेश से विशेषकर हाथी कैसे प्राप्त किए गए, इसकी जांच होनी है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और चिड़ियाघरों के नियमों का अनुपालन, क्या वाकई में यानी कि एक तरह से इनका अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया है, ये दूसरा यानी कि एक तरह से जांच का बिंदु है। तीसरा बिंदु है CITES अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड इन एंड जनरेटेड स्पीसीज अर्थात आयात और निर्यात नियमों के पालन की जांच करना। चौथा जो बिंदु है वो है पशु चिकित्सा पालन मानदंड अर्थात पशु कल्याण संबंधी मानदंडों, मृत्यु दर और उसके जो कारण है उसकी जो जांच है वो SIT है वो करेगी। पांचवा बिंदु है वो है इंडस्ट्रियल जोन के पास स्थित स्थान और वहां की जलवायु परिस्थितियों की उपयुक्तता। छठा बिंदु है कि क्या वन तारा को वेनिटी या निजी संग्रह के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सातवां बिंदु रहेगा प्रजनन अर्थात ब्रीडिंग यानी संरक्षण और जैव विविधता संसाधनों का उपयोग। आठवां बिंदु है जल कार्बन क्रेडिट आदि की गलत या अतिरिक्त उपयोगिता। नवां बिंदु है वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय जांच। और जो 10वां जो बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो है कि वन्य प्राणी व्यापार और तस्करी कानून अर्थात अन्य कानूनी उल्लंघन जैसे मीडिया, NGO जो शिकायतों में जो उल्लिखित है, ये सारी जो बातें हैं यानी कि एक तरह से वो इसमें शामिल है, वो की गई है। और इन बातों को अब देखकर ये भी लगता है कि शायद मुकेश अंबानी ने, अनिल अंबानी ने, अंबानी परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ है वो छोड़ दिया है। और चूंकि ये सवाल भी उठा था कि मुकेश अंबानी है वो 140 सांसदों के संपर्क में है और वो इसकी मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। तो अब चूंकि वैसे भी 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 75 साल के होने जा रहे हैं और इन्होंने ही ये नियम बनाया है
कि जो व्यक्ति 75 साल का हो जाता है उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाना चाहिए, अर्थात उन्हें स्वतः ही अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो अब सवाल ये भी मोदी जी के ऊपर भी जो है उठता है कि क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद में अपने पद से त्यागपत्र देंगे या फिर वो बने रहेंगे। क्योंकि अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है और अब हम उन गलतियों को आने वाले 10 वर्षों में सुधारेंगे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये तो बतला दिया है कि शायद वो कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि अभी 10 साल और भारत में प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसके ऊपर विराजमान रहना चाहते हैं। लेकिन अब क्या भारतीय जनता और साथ ही साथ जो है जो उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो नियम है और उसमें आरएसएस और जो खुद जो बीजेपी वो इसको क्या उसको ये अवसर प्रदान करेंगे मोदी जी को कि क्या वो यानी कि एक तरह से आगे के लिए प्रधानमंत्री रह सकें। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए बिंदु के साथ में, कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और आपसे पुनः एक बार अपील करना चाहते हैं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास रखते हैं और आप हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी पार्टी से जुड़ें। आपका हमारी इस पार्टी में स्वागत है। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि यदि इस देश में नई राजनीति और नई पॉलिसी और प्लान को आगे प्रमोट करना है तो आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब से जुड़ें, उनके वीडियो को देखें और उसके बाद में तय करें कि क्या हमें इस पार्टी के साथ में जुड़ना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा साथियों कि ये यथासंभव जितना हो सके आप हमारी पार्टी को आर्थिक रूप से भी मदद प्रदान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय फुले, जय सावित्री, जय युथितास, जय यनकाली।